हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि रिसेंट डे में बहुत ज़्यादा सुना गया है और इंडिया की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है वो जी। करप्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में। तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो में बने रहें। तो एनपीए ऐसे एसेट होते हैं जो कि बैंक के लिए प्रीवियसली लास्ट 2 क्वार्टर में एक भी पैसा यील्ड करके ना दे। यील्ड करके ना दे मतलब एक भी पैसा वो कमा के ना दे। एनपीए आरबीआई के हिसाब से वो सारे असेट हैं बैंक के जो कि उन्होंने लोन के टर्म्स में दे रखे हैं और वो उन्हें एक भी रुपए कमा के नहीं दे रहे। और एक भी रुपए कमा के नहीं दे रहे इन द सेंस क्या हो रहा है, वहाँ पे कोई भी इनकम नहीं हो रही और बैंक का पैसा अटका हुआ है। और एनपीए में ये भी चीज़ बहुत मायने रखती है कि वो पैसा जो लोन दिया गया है वो वापस मिलेगा भी या वापस नहीं मिलेगा। तो आरबीआई ने ये भी कहा है कि बेटर इंटरनेशनल प्रैक्टिस और बेटर ट्रांसपेरेंसी के लिए प्रीवियस 90 डेज़ में कोई भी बैंक का असेट, लोन असेट बेसिकली, कुछ भी अगर अर्न करके नहीं दे रहा बैंक को, तो उसे हम नॉन परफॉर्मिंग असेट घोषित कर सकते हैं। तो अचानक से ऐसे एनपीए की सिचुएशन आ ही क्यों गई? तो ये असल में एनपीए की सिचुएशन अचानक से नहीं है, ये एनपीए की सिचुएशन तब से है जब से बैंक नेशनलाइज हुए हैं। जब से बैंक नेशनलाइज हुए हैं तब से उनमें कोई ना कोई ऐसी दिक्कत आती ही है, ऐसी इनएफिशिएंसी रहती है कि वो ऐसे लोन दे बैठते हैं जिनमें उनको पैसे नहीं मिलते हैं। तो ये एक जनरली चलता रहता है। पर बात ये है कि तो जितनी लिमिट होनी चाहिए और जितना एमपीए एक्सेप्टेबल है इंटरनेशनली, उससे कई ज़्यादा इंडिया में एनपीएज हो रहे हैं। 31 मार्च 2018 तक इंडिया में 10.35 लाख करोड़ का एनपीए था, जो कि इंडिया का लगभग 7% ऑफ जीडीपी है 2019-20 के अगर फिगर के हिसाब से हम लोग डिस्कस करें तो। और साथ में ही ये भी चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि प्राइवेट बैंक के मुकाबले पब्लिक बैंक में ज़्यादातर एनपीए होते हैं। और ये जितने भी एनपीए थे 10.35 लाख करोड़ के, इसमें से 85% जो एनपीए थे वो पब्लिक सेक्टर बैंक के थे। और उन 85% एनपीए में से 70% इन 4 बैंकों का था, जो कि हैं एसबीआई, यूबीआई, पीएनबी और आंध्रा बैंक। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो एनपीए में इतना ज़्यादा चंक है, ये कहाँ से आ रहा है। पब्लिक सेक्टर बैंक में सबसे ज़्यादा एनपीए एसबीआई ने दे रखा है। तो इसी साथ डिस्कस कर लेते हैं क्या है वो मेन कारण जिसके वजह से एनपीए की सिचुएशन अराइज होती है। तो एनपीए की सिचुएशन क्यों अराइज होती है, इसका रीज़न जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक, इन दोनों में एनपीए की सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। जहाँ पे आप देख सकते थे कि 85% पब्लिक सेक्टर बैंक के थे एनपीए में शेयर, और वहीं पे सिर्फ 15% प्राइवेट बैंक के थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि प्राइवेट बैंक कम है इसीलिए उनके शेयर कम है? तो ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर बैंक और कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं, इनमें अच्छा खासा शेयर है बैंकिंग इंडस्ट्री का, पर इनमें एनपीए की जो आप रेट बोल सकते हो बाकी बैंकों के मुकाबले, बाकी पब्लिक सेक्टर बैंकों के मुकाबले और इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से इनके कम होते हैं। तो एनपीए होने के जो 3 सबसे मेन रीज़न हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के, उनमें से पहला है करप्शन। तो हाँ, जो देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वही इस प्रॉब्लम की भी प्रॉब्लम है। तो करप्शन कैसे बड़ी प्रॉब्लम है? तो ड्यू टू बैड वर्किंग एनवायरनमेंट और बैड इंसेंटिव, बैड पर्क्स, जो पब्लिक सेक्टर बैंक के एम्प्लॉय हैं वो लालच में आ जाते हैं और बैड लोन्स दे देते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो आप सभी को याद होगा वो है पीएनबी का। पीएनबी में कैसे एक ब्रांच के जो कुछ स्टाफ थे वो मिले हुए थे और नीरव मोदी को लेटर ऑफ क्रेडिट दे रहे थे। दूसरा है लैक ऑफ सेंस ऑफ ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी। सरकारी काम में तो आपको पता ही है, अगर कुछ घपला होता है, कुछ भी गड़बड़ होती है, तो लोग इसके सर पे उसके सर पे डालते रहते हैं और उसमें इंक्वायरी सालों तक चलती रहती है। तब तक लोगों की नौकरी ख़त्म हो जाती है और वो पैसे लेके कहीं जा चुके होते हैं और वो इंक्वायरी चली जाती है और उस पर कोई कंक्लूजन जल्दी नहीं निकलता। तो उनको भी लगता है कि यार ये तो अपना बैंक है ही नहीं, हम तो यहाँ पे कुछ काम करना ही नहीं है। जब
काम नहीं करना तो हम दूसरे तरीके से पैसे कमाते हैं। तो वो इस चीज़ों को करते हैं और इस चीज़ें से पैसे कमाते हैं वो। और दूसरा अकाउंटेबिलिटी, ये हाल के दिनों में अकाउंटेबिलिटी पब्लिक सेक्टर बैंकों में बढ़ा है, पर पहले के दिनों से अगर देखा जाए तो कोई अकाउंटेबल नहीं होता था अपने एक्शंस के लिए। अगर कोई भी इशू होता था, कोई भी गलतियां होती थी तो उनको डेलीगेशन के थ्रू डाल दिया जाता था कि नहीं, इसके नीचे जो मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं उन्होंने गलती की है, या जो मेरे सुपीरियर है उन्होंने गलती किया है, भाई मैं तो साफ हूँ। तीसरा है लैक ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट एंड ड्यू डिलीजेंस। तो ड्यू डिलीजेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एक इंसान जो भी लोन ले रहा है या एक एंटिटी जिसको लोन चाहिए, उसका ड्यू डिलीजेंस करना होगा। आखिर आपको भी तो पता चले वो लोन लेके जाएगा तो वो लोन पे करेगा कि नहीं करेगा। तो इसके लिए जो है ड्यू डिलीजेंस रिक्वायर्ड है, जो कि गवर्नमेंट बैंक कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं, क्योंकि उनमें इतनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि वो जो मेन कोर चीज़ है ड्यू डिलीजेंस और जो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है कि उन फॉर्मेलिटीज़ को प्रॉपरली करना, थॉरोली करना, वो चीज़ को नहीं करते, उन चीज़ों को वो फुलफिल नहीं करते और यहाँ पे वो लैग कर जाते। तो जब इतनी कमियाँ पब्लिक सेक्टर बैंक में पता चली गई तो क्या प्राइवेट सेक्टर बैंक दूध के धुले हैं? तो जी बिल्कुल नहीं। प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या करते हैं, उनका मेन टारगेट होता है प्रॉफिट मार्जिन। वो प्रॉफिट मार्जिन के पीछे पागल होते हैं, वो उनको अर्न करना है, भाई अर्न करेंगे तभी सस्टेन करेंगे मार्केट में। तो वो क्या करते हैं, जब बहुत सारी कभी कभी रेस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, उनको लोन नहीं दे पाते, मार्केट में डाउन चलता है, तो वो फिर हाई रिस्की लोन्स देने स्टार्ट कर देते हैं। तो जब वो हाई रिस्की लोन्स देना स्टार्ट करते हैं तो वहीं पे सिलसिला शुरू होता है डिफ़ॉल्ट करने का। जब लोगों के पास पैसे है ही नहीं तो वो कैसे वो लोन को लौटाएंगे? तो ये जितने भी एनपीए का सबसे बड़ा शेयर है वो कॉरपोरेट बैंकिंग में है, ना कि रिटेल बैंकिंग में। कॉरपोरेट बैंकिंग में बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स लोन लेते हैं और उस लोन को डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। और सिमिलरली प्राइवेट बैंक का ये सबसे बड़ा डिमेरिट ये है, क्योंकि वो जो रिटेल कस्टमर है उनके पास वो थोड़े कम आते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक रिटेल पब्लिक को इतना ल्योर नहीं कर पाते हैं। कारण है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक के जो कस्टमर होते हैं वो पहली बात तो पब्लिक सेक्टर बैंक से कम होते हैं, और उनके जो ज्वाइनिंग कंडीशन होती है कि अगर आपको सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट खुलवाना है तो उसके लिए वो कंडीशंस बहुत ही ऊपर लेवल की होती हैं। तो उन कंडीशन को बहुत लोग फुलफिल नहीं कर पाते और उन प्राइवेट बैंकों से नहीं जुड़ पाते। तो जब जुड़ ही नहीं पाते तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि लो रेट पे आपको लोन मिल सकता है। तो इसीलिए प्राइवेट बैंक कॉर्पोरेट एंटिटी को ज़्यादा टारगेट करते हैं, क्योंकि उनको अच्छे मार्केट के बारे में नॉलेज होता है और सस्ता लोन कहाँ होता है उन्हें पता होता है, तो वो उनको सस्ते लोन प्रोवाइड कराते। प्राइवेट सेक्टर बैंक के पास मार्केट स्टार्टिंग से नहीं होता है, वो सस्ते लोन दे के कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और कस्टमर जब वो सस्ता लोन लेगा तो हो सकता है कि वो सस्ता लोन के लालच में वो लोन ले ले और उस लोन की कस्टमर को ज़रूरत ना हो और वो रिपे ना कर सके। और यहीं पे हो जाती है सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जब लोन दिया जाता है तो वहाँ पे भी ड्यू डिलीजेंस का ख्याल रखना है। तो जब भी हमारे दिमाग में एनपीए की बात आती है, जो पैसे लेके भागा होगा विजय माल्या या नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, या आप सोच रहे होगे सुब्रतो रॉय, पर नहीं। सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट करने वाला इंडिया में पर्सन जो है वो है ब्रिजभूषण सिंघल। उनके पास अप्रॉक्स 46,000 करोड़ का लोन है जो कि वो अभी तक रिपे नहीं कर पाए हैं। तो हम लोगों ने तो जान लिया एनपीए क्या होता है, हम लोगों ने ये भी जान लिया कि एनपीए किस लिए होता है। तो इससे प्राइवेट बैंक ही क्यों गिर जाते हैं हमेशा, क्यों प्राइवेट बैंक कोलैप्स करते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक का कभी हम लोगों ने नहीं सुना कि वो कोलैप्स कर गए, हमेशा प्राइवेट या कोऑपरेटिव बैंक ही कोलैप्स करते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो आपको मिलेगा अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करें। और आपके लिए इतनी ही इंटरेस्टिंग और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।